हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाई बॉन्ड क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसको लेकर चलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है और द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इनको लेकर चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू अ सिस्टम। हर चीज एक सिस्टम पर चलती है। तो वैद्युत द्विध्रुव भी एक क्या है? सिस्टम है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। ठीक है, ये एक निकाय है, निकाय को कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। और वो डिस्टेंस कितनी होती है? वो आप मान सकते हैं 12। ठीक है, कहीं 2a देखने को मिलेगा, कहीं 12, कहीं 2d, कोई भी आप मान लेंगे। तो एक डिस्टेंस होती है स्मॉल डिस्टेंस जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है, जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये एक ऐसा निकाय है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल कैसे हैं? अमाउंट में इक्वल है। जैसे अगर ये माइनस का 5 है तो ये वाला प्लस का 5 है। ठीक है, और अपोजिट कैसे हैं? कि ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं और वो डिस्टेंस कितनी है? हमारी 12 होती है। इस सिस्टम को ही, इस निकाय को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? यह एक ऐसा निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें, ठीक है, जिसमें दो बराबर, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ठीक है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसका एक और टॉपिक आता है कि द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, अब द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? इट इज डिनोटेड बाय P। इसे P से डिनोट हम लोग करते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। तो करना क्या बच्चे? इसी को लेना है ना। द्विध्रुव नजर आ रहा है आपको कि एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर रखे हैं और उसी को हम क्या कह रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं। अब द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? तो इसी वैद्युत द्विध्रुव में से, ये जो द्विध्रुव बन रहा है इसी में से कोई एक चार्ज ले लीजिए। चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो द्विध्रुव का कोई एक आवेश, द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच का दूरी। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12। और इन दोनों की मैंने क्या कर दी? मल्टीप्लाई। तो बस यहीं से बन गई ना डेफिनेशन। क्या बनी? कि द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। फिर से रिपीट करते हैं, द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही ना, तो इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इस द्विध्रुव का क्या हो जाएगा? ये आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कि द्विध्रुव का, द्विध्रुव का कोई एक आवेश, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, ठीक है, बीच की दूरी को, दूरी के गुणनफल को, सॉरी, दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव का आघूर्ण। हो जाता है ना कभी कभी मिस्टेक, कैसी जीव ले मतलब पाए। ठीक है, तो वही हो गया था अभी मिस्टेक। तो इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए द्विध्रुव का आघूर्ण बना, P बराबर क्या है? Q इंटू 12। तो यहीं से क्या हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, यानी इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप लोगों ने सीखा होगा, देखिए जो चार्ज है, इस चार्ज का मात्रक हम लोगों ने क्या बताया था? इस आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और 12 क्या है?
एक डिस्टेंस ही तो है, और दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर। तो क्या मात्रक हो गया इसका, कूलम मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कि आवेश का क्या है, कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो क्या बन गया इसका मात्रक, कूलम मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव को हमने समझा कि द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब उसके बाद में द्विध्रुव का आघूर्ण हम लोगों ने समझा, और वो क्या था, वो था ये कि द्विध्रुव का कोई एक आवेश लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लो, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, कूलम मीटर इसका मात्रक है। अब ये जो द्विध्रुव हम लोगों ने रखा है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इस द्विध्रुव के कारण क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये दो टाइप से निकलेगी। कहां कहां निकलेगी, एक निकलेगी एक्सियल, एक्सियल बोले तो अक्षीय स्थिति में यानी कि एक्स एक्सिस पर, और अगर हम बोले एक होता है आपका इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कहां होता है, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति कहां होता है, वाई एक्सिस पर। तो चलिए इन दोनों को हम फाइंड करते हैं, पहला अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो आप ये उतार लेना इसको आराम से। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति में तो पहले किसके कारण है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो चलो मानते हैं, करना क्या होगा कि हमारे पास में एक द्विध्रुव है। ठीक, अब इस द्विध्रुव को हमने क्या बना, एक माइनस का क्यू है और एक हमारे में क्या है, प्लस का क्यू है। और ये दोनों क्यू कितनी दूरी पर रखे होते हैं भाई, 2l। क्या 2l को ऐसे में डिवाइड करके लिख सकता हूं, यहां पर l और फिर यहां से l, यानी आधे आधे पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इससे, इस द्विध्रुव से, ठीक है, ये जो द्विध्रुव बना है, इस द्विध्रुव से एक डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, एक डिस्टेंस है r। इस r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जनरेट होता है। इस डिस्टेंस r से पॉइंट P जनरेट होता है, और पॉइंट P पर ही हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी फिर से समझाता हूं मैं आपको, एक हमारे पास में द्विध्रुव है जिसमें एक माइनस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास में, इसके बीच की डिस्टेंस होती है 2l। अब 2l को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, यहां से यहां तक क्या हो गया आपका l, और यहां से यहां तक क्या हो गया फिर से l। अब यहां से इसके मध्य बिंदु से r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जनरेट होता है। इस पॉइंट P पर ही हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहां फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक बार बताओ मुझे, जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी फील्ड लाइन कहां होती है, बाहर की तरफ, और माइनस की कहां होती है, अंदर की तरफ। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कहां की ओर होगी, बाहर की ओर, और माइनस के कारण कहां की ओर होगी, अंदर की ओर। ठीक है, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी बचेगी आप मुझे बताओ, एक उधर की तरफ है एक इधर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी आप मुझे बताएं कितनी होगी। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या ऐसे नहीं हो जाएगी, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि एक कहां की ओर है, दूसरी तरफ है, और दूसरे की डायरेक्शन इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, E1 माइनस E2। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इस प्लस क्यू से पॉइंट P का डिस्टेंस। कहां से, प्लस क्यू से P का डिस्टेंस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो चार्ज से ही तो निकलती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो कहां से निकलेगी, Q से, तो Q से ही डिस्टेंस देखनी है हमें। तो पहले कहां से निकालेंगे, प्लस Q से बिंदु P की दूरी। ठीक है जी, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी। तो बिंदु P की दूरी कितनी बैठेगी आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, R है, और यहां से डिस्टेंस कितनी है, L। तो मुझे तो मापनी यहां से है ना, तो ये वाली कम करनी पड़ेगी। तो कितनी बची आपकी, R माइनस L।
तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी बची, r माइनस एल। फिर से बताता हूं, ये वाली जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो है r, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है l। तो मुझे निकालनी कहां से है, इस प्लस क्यू से निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, कम हो गई, किस में से कम होगी, r में से, तो इसलिए कितनी बची, r माइनस एल। इसी प्रकार माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी बैठेगी, r तो देखो यहां तक है, और हमें मापनी कहां से है, माइनस क्यू से, तो ये वाली डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी इसमें, ये वाली और जोड़नी पड़ेगी, तो कितनी बैठेगी, r प्लस एल। अब निकालते हैं, अब जो E1 है, ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k Q अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू से डिस्टेंस यही है। और जो E2 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी k Q अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू हम किस में उठा के रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखिए। तो E इज इक्वल्स टू कितना आता है, k Q अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर माइनस k Q अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल, जो चीज कॉमन आ रही है, अब देखिए इसमें से उठाकर देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, k और q दोनों कॉमन है, तो k और q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, r प्लस एल का स्क्वायर, और ये वाली चीज इधर पहुंच जाएगी, r माइनस एल का स्क्वायर, अपॉन नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इनके ऊपर क्या बना, इनके ऊपर बना होल स्क्वायर, तो क्या हम होल स्क्वायर खोल सकते हैं, बिल्कुल, कैसे, के ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E इज इक्वल्स टू कितना बचता है, के क्यू, देखिए अब बाहर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2rl, अब क्या करोगे, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, है ना, साइन बदल जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस के 2rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू क्या होंगी, कट जाएंगी, तो E इज इक्वल्स टू कितना आता है, के क्यू, और ये बन जाता है 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, इतने वैल्यू बनती है हमारी E इज इक्वल्स टू के क्यू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम। E इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, के क्यू इंटू, इसको एक काम करते हैं 2r इंटू 2l कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और r है और l है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी वैल्यू बनी। इसको जरा इधर देखते हैं, तो E इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में, के 2q 2r और सॉरी, E इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2r इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके साथ क्या करना है कि q इंटू 2l, ठीक है, q इंटू 2l, ये किसकी वैल्यू अभी आपको मैंने समझाई थी, p की, और इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई, क्योंकि q इंटू 2l किसकी वैल्यू थी, अभी p की वैल्यू थी, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको देखा था। अब एक बात बताइए मुझे कि ये जो l है, ठीक है, ये इस r के मुकाबले छोटा है या नहीं, मतलब ऐसे समझो ये जो r डिस्टेंस है ये काफी बड़ी है और जो l डिस्टेंस है वो काफी छोटी है। अगर r काफी ज्यादा बड़ी है l से, तो l को हम, l का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, इसको हम 0 मान सकते हैं, ठीक है, तो एल स्क्वायर की जगह पर 0 रखेंगे, तो E की वैल्यू कितना आएगा, के पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर बचा केवल, क्योंकि ये वैल्यू तो हो गई 0, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो r की पावर
4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू बचेगी के पी इंटू 2 अपॉन आर की पावर 3, जिसको लिखा जा सकता है ई इज इक्वल्स टू के 2p अपॉन आर की पावर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब ये निरक्ष क्या होता है, बिल्कुल आराम से समझो। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक डाइपोल है, एक डाइपोल है हमारे पास में, ये माइनस क्यू है और ये इसका प्लस क्यू है। ठीक है, यहां से एक आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर ही हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, वो कहां की ओर होंगी, ये अंदर की तरफ होगी। ठीक है, माइनस क्यू के कारण कहां की ओर होती है, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, और इसकी कहां होती है, बाहर की तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, क्या ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है? अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको यहां समझिए आराम से। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल है कुछ इस तरह से है, ये E1 है और ये E2 है, और ये यहां थीटा एंगल बना रहा है। और अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा E1 साइन थीटा और एक हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। अब ये देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। ये अबव डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है तो इनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। तो ये जो इधर की तरफ आ रहा है ना, ये इधर की तरफ, तो यहाँ क्या हो रही है, फील्ड सिटी जुड़ रही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिटी कितनी होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि ये जो चीज है इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल किसके कारण बची है, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू आप जानते हैं, जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ की डिस्टेंस थी L, ये वाली जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी L, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। इसको मैं अगर x मान लूं, इस वाली डिस्टेंस को अगर x मान लूं तो ये भी x ही रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि मुझे जो डिस्टेंस निकालनी है वो यहां से तो निकालनी है, माइनस क्यू से और ये प्लस क्यू से। तो क्या ये एक ट्राइंगल का फॉर्म कर रही है, और अगर ये ट्राइंगल बना रही है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर। समझ में आया ना, कौन सा रूल लगा दिया हम लोगों ने, हाइपोटेनियस है ना, कि यार हम लोगों को क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डिस्टेंस भी सेम आएगी और इसकी डिस्टेंस भी सेम होगी, तब E1 बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम E2 की वैल्यू भी यही होगी, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना बचता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस में के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में कॉस थीटा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? एक बार देख कर देखो, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो एक और एक कितना होता है? 2 होता है। तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। आप इस कॉस थीटा की वैल्यू के यहां से निकाल सकते हैं। क्या आपने लाल बटे कक्का यानी कि, ठीक है, PBP अपॉन HHB रूल पढ़ा है? तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या आपका? लेंथ, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आधार कितना है आपका, यानी बेस कितना है? L, और हाइपोटेनियस कितना निकला है? ये हमने अभी निकाला है, कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों देखो चीजें सेम है। अगर एक होता है x और एक होता है x की पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2। तो यहां भी सेम यही होगा। कितना बचेगा? E इज इक्वल्स टू, ठीक है, E इज इक्वल्स टू कितना बचा? 2KQ L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको मैंने भी बताया, इसको हम ऐसे बना सकते हैं K Q इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी आपकी? P बन जाएगी 2QL, सही है। जो ये वैल्यू है आपकी Q इंटू 12 किसके बराबर होती है? अभी बताया था P के। और मैंने अभी क्या बोला था कि यदि R आपका बहुत बहुत बड़ा है L से, तो L स्क्वायर कितना होगा? 0। तो E की वैल्यू कितनी आती है? K इंटू P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि L स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, E की वैल्यू आ गई K P अपॉन R का क्यूब, ठीक है। ये टोटल इसका वैल्यू आता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।